जी, आज आप लोगों ने कहा था हम लोग इसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पहले तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आई कैप के पास्ट ट्रेंड और जो उसने ग्रिड दिया उसकी बेस पे, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्टिव स्टडी करें, सिलेबस सारा कीजिएगा, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो भी मैं मेंशन करने लगा हूँ। जी, अब ये इस अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। और ये आपका ने कहा, एक तो मैंने जो आई कैप ने ग्रिड दी है उसके हिसाब से, और प्लस जो पास्ट ट्रेंड आई कैप का चलता रहा है उसके हिसाब से टॉपिक आइडेंटिफाई किए हैं। एक्चुअली पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना खाली एनपीओ होता था, तो या हर अटेम्प्ट में एनपीओ आ रहा था, ये एक आधी अटेम्प्ट उसने स्किप की कि डाले ही नहीं। लेकिन अब ये दो आपके नहीं डले तो आपको पता है इनकम्प्लीट में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी होती है, जरूरी फाइनेंशियल, बस फर्क ये कंपनी का होता है, ये अक्सर वो सोल ट्रेडर का डाल देता है। कंपनी का भी हो सकता है, जब पहले कभी रिटर्न इसका क्वेश्चन आते थे आईटीए के अंदर, तब उस वक्त इसका कंपनी के भी न्यूमेरिकल आए हैं। तो ये अगर आता है तो इसमें भी फाइनेंशियल भी कवर हो जाती है, मिसिंग फिगर भी निकालना पड़ जाती हैं, ज्यादा चांसेस वैसे इसी के ही होंगे। लेकिन अगर वो ये नहीं डालता तो फिर कंपनी फाइनल कर लेनी। दो में से कम एक क्वेश्चन आप जेन में रखें, 18-20 नंबर का पेपर में आएगा। कैश फ्लो आई कैप का यानी जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है। पहले कभी होता था रेशियो और कैश फ्लो, आमतौर पे ना इनको रोटेट करता था, लेकिन कई अटेम्प्ट ऐसे थे दोनों के क्वेश्चन आते थे, रेशियो का भी कैश फ्लो का भी। रेशियो बाय फॉर 2 में चली गई उस वजह से कैश फ्लो स्टिल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद जो चेंजेस इन इक्विटी मैंने लिखा है, चेंजेस इन इक्विटी का कभी सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, पिछली कुछ अटेम्प्ट से ना IAS 8 और चेंजेस इन इक्विटी इनका मिक्स करके क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब अगर इस ग्रिड की मैं बात करूं जिसमें चेंजेस इन इक्विटी है, तो इसमें आई कैप ने 3 चीजें आपको बताई हैं, कैश फ्लो, IAS 8 एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इन 3 में से वो कहता है 20 से 30 नंबर का पेपर सेट होगा। तो एक तो मैंने कैश फ्लो आपको बता दिया, दूसरा चेंजेस इन इक्विटी। चेंजेस इन इक्विटी का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी होता है और आपका ने कहा IAS 8 के साथ मिक्स होके भी आ जाता है। अगर रिसेंट अटेम्प्ट की बात करूं, उसमें IAS 8 प्लस चेंजेस इन यानी चेंजेस इन इक्विटी कंबाइंड क्वेश्चन आया, कैश फ्लो भी आया, तो वो 30 के भी क्रॉस कर गया, 32 से 30 नंबर का 2 क्वेश्चन थे ये।
तो उस वजह से ना ये आपके मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। पहले IAS 16 हमेशा ही आया करता था, अब आपको मैंने कहा था उससे मिलता जुलता IAS 38 आ गया। तो अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि आई कैप इस दफा IAS 16 का क्वेश्चन डाले 38 का डाल दे, ठीक है, या ये भी वो कर सकता है 16 का डाले और SIC 32 डाल दे, ठीक है। तो बहरहाल वो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये आपका ने कहा सिर्फ मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस और आई कैप ने जो ग्रिड बताया है उसकी बेस पर आइडेंटिफाई किए हैं। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन हो, 9 क्वेश्चन आने होते हैं। अब अगर देखा जाए 11-12 तो आपके टोटल टॉपिक बनते हैं, तो इसका मतलब तकरीबन हर चीज को कवर कर जाता है। और आई कैप की प्रैक्टिस है जिनके क्वेश्चन नहीं ना डालता उनको MCQs में कवर करता है, ठीक है। IAS 16 में आपने देखा था कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं 16 + 23, 16 + 36, 16 + 20, तो डिफरेंट स्टैंडर्ड मिला के भी क्वेश्चन बना लेता है। तो यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपका सिलेबस कवर कर जाता है। अब इसमें अगर आप देखा जाए तो 41 आपके सिलेबस में नया डला था, 38 आपके सिलेबस में नया डला था, ठीक है। उसके बाद ये दोनों आपके सिलेबस में नए डले हैं, यानी ये 4 टॉपिक तो मैंने वो लिख दिए जो इस बार नए डले थे। आई कैप की पास हिस्ट्री यही रही है, जब भी सिलेबस में चेंजेस होती हैं ना तो नए टॉपिक के क्वेश्चन वो टेस्ट करता है। जरूरी नहीं सारे एक ही दफा में कर ले, 2 इस दफा कर लिए, 2 अगली दफा कर लिए, ठीक है। और शुरू में क्वेश्चन आसान डालता है, जब 2-4 अटेम्प्ट गुजर जाती है फिर मुश्किल क्वेश्चन डालने शुरू करता है। तो उस वजह से ये आपको मैंने सिर्फ एक हिंट दिया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन प्रिपरेशन आपने अपनी पूरी ही करनी है। एनपीओ जो है ना वो एक्चुअली फाइनेंशियल के साथ है, इन दोनों के साथ, यानी इन 3 को मिला के तो आप लोगों की इसकी वेटेज बनती है इंक्लूडिंग फ्रेमवर्क, वो थ्योरी वाला चैप्टर है, 30 से 40 मार्क्स। जी ये वो किया हुआ है उसमें, आपका लेक्चर प्लान नहीं था जो उसके नीचे लिखिए नहीं है वो। अच्छा जी, तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि जो टोटल आपके टॉपिक बन जाते हैं। बाकी अब हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं। आज IAS 16 और 23 इन 2 को इंशाल्लाह हम लोग ओवरव्यू लेके इनको करते हैं। अच्छा, IAS 16 के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी बनती है वो एक आपका बनता है रिवोल्यूशन मॉडल, ठीक है, और दूसरा आपके इसके बनते हैं डिस्क्लोजर। बाकी आपने देखा था मेजॉरिटी चीजें इसमें ITA वाली थी, डेप्रिसिएशन का मेथड कैसे सिलेक्ट करना है, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कैसे होगा, लाइफ कैसे रिव्यू करनी है। अब ये चूंकि सारी चीजें IAS 8 में भी आ जाती हैं तो बहरहाल यहाँ पे भी वो इन चीजों को टेस्ट कर दिया करता है। तो इसके अंदर आपका ने कहा था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आ जाती है आपकी रिवोल्यूशन मॉडल की। तो रिवोल्यूशन मॉडल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि एंट्री पास करने का आपके वैसे 2 तरीके होते हैं, सिलेबस में एक ही है नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू,
मेथड, जिसके अंदर आपने ने कहा था जब भी रीवैल्यू करो, चाहे साल के पहले दिन करो, साल के दौरान करो, एंड पे करो, तो पहले आप लोगों को पुराना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज कैंसिल करना पड़ता है जिसके लिए आपको एक एंट्री डालनी पड़ती है कैंसिलेशन की। उसके बाद फिर आपको मैंने कहा था कि आप रिवैल्यूएशन की एंट्री डालते हैं, वैल्यू बढ़ गई हो तो सरप्लस, वैल्यू कम हो गई हो तो रिवैल्यूएशन लॉस। अच्छा, आपको मैंने कहा था अगर फर्स्ट टाइम रीवैल्यू करोगे, एसेट की कीमत बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में लिख के पार्ट ऑफ इक्विटी बन जाएगा। लेकिन अगर पहली दफा रीवैल्यू करते हैं, लॉस निकल आए, तो वो एसओसीआई में, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस हो जाता है। मसला आता है सब्सीक्वेंट रीवैल्यूएशन का। पहले आप लोगों ने रीवैल्यू किया, एसेट की वैल्यू कम हो गई, आपने उसको लॉस शो करा दिया। अगली दफा रीवैल्यू किया, मजीद वैल्यू कम हो गई, तो ये भी आपका लॉस एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन अगर पहली दफा लॉस निकला, बाद में कीमत बढ़ जाए, तो हम लोगों ने कहा था क्या करना पड़ेगा? हाँ, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक का इंक्रीज इनकम, और उससे जो फालतू इंक्रीज होगा वो सरप्लस होगा। अब आपने कहा था एक तरीका हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट निकालो। अब हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट आप कैसे निकालोगे कि वर्किंग अलग से करो। दूसरा आपको मैंने बताया था इसका शॉर्टकट, जब रीवैल्यूएशन लॉस निकलता है तो उसकी वजह से अगले सालों की डेप्रिसिएशन कम आना शुरू हो जाती है। तो जितनी डेप्रिसिएशन में कमी है उस लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ करते जाओ, एंड पे जो अमाउंट बची होगी वो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक का इंक्रीज बनता है। तो ये चीज मैंने आपको इसके अंदर बताई थी, ठीक है। अच्छा, ये तो तब था कि अगर पहले लॉस निकला बाद में कीमत बढ़ जाए, या पहले लॉस था बाद में भी लॉस आए। अब आते हैं रिवर्स, पहली दफा रीवैल्यू किया, कीमत बढ़ गई, ओसीआई में लिख के इसको सरप्लस बना दिया। अगली दफा रीवैल्यू किया, मजीद कीमत बढ़ गई, तो इसको भी हम क्या करेंगे? हाँ, ओसीआई के अंदर इसको हम लोग ले जाएंगे, उसी तरह सरप्लस शो कराएंगे। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पे कीमत कम हो जाए, हाँ, पहले सरप्लस के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे। जब सरप्लस खत्म हो गया और लॉस फिर भी बच गया, तो उसको फिर आप लोग क्या करोगे? एक्सपेंस शो करा दिया करोगे। तो ये चीज इसके अंदर हमें करनी पड़ा करती थी। तो ये आपको मैंने इसकी ना ट्रीटमेंट्स वगैरह बताई हुई थी। अब करता क्या, एग्जामिनर एंट्रीज पूछ सकता है, डिस्क्लोजर बनाने को कह सकता है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आपका ने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये दो चीजें हैं जो एग्जामिनेबल। बाकी देखें दरमियान में कुछ भी डल सकता है, मैं IAS 36 भी डाल दूं, 20 भी डाल दूं, 23 भी डाल दूं, तो कुछ भी चीजें इसके अंदर साथ इनकॉर्पोरेट की जा सकती। डिस्क्लोजर के लिए आपको मैंने कहा था कि आप लोगों ने पॉलिसी बतानी होती है कि कॉस्ट मॉडल है कि रिवैल्यूएशन मॉडल है, डेप्रिसिएशन रेट या यूजफुल लाइफ बतानी होती है, डेप्रिसिएशन का मेथड बताना होता है। फिर आपको मैंने कहा था ग्रॉस कैरिंग अमाउंट यानी कॉस्ट एट द बिगनिंग एट द एंड बताना होती है। फिर आपको मैंने कहा था रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन एट द बिगनिंग एंड एट द एंड बताना होती है। नेट बुक वैल्यू एट द बिगनिंग एट द एंड बताना होती है। फिर अगर कोई एसेट आपने लोन के अगेंस्ट सिक्योर कराया हुआ है तो वो बताना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल यूज किया तो 4-5 एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर थे, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, basis of revaluation, whether independent value is involved, historical carrying amount and movement of revaluation surplus। ये आपको 5 एक्स्ट्रा चीजें बताना पड़ जाया करती थी। तो अब पेपर में जो IAS 16 का क्वेश्चन आता है वो या डिस्क्लोजर का आ रहा है या पहले कभी खाली रिवैल्यूएशन के आते रहे हैं, कभी कभार एंट्रीज भी पूछ लेता है। इसलिए आपको जब मैंने क्लास में कराए थे ना तो मैंने आपको एंट्रीज सारा कुछ डिस्कस किया था, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि इसके अंदर हम लोग जो मेन स्टार्ट करेंगे वो लेटेस्ट अटेम्प्ट से मैं इसके क्वेश्चन शुरू कराया करूंगा। कोशिश करेंगे 2-3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन हम लोग इसके अटेम्प्ट कर जाए करें। आप लोगों ने ना इंशाल्लाह एक तो जैसे मैंने आपको रिवीजन के लिए पहले भी गाइड किया था कि रिवीजन जब आप लोग कर लेंगे तो आखिर में ना आपने 2-3 लेटेस्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन उसी तरह रीडिंग टाइम लेके और फिर 3 घंटे में सॉल्व करना है। इसका एक तो फायदा ही होता है पूरा सिलेबस गो थ्रू होता है आपका, दूसरा आपकी स्पीड बन जाती है लिखने की। वरना अक्सर ये होता है कि पेपर में 3 घंटे लगातार लिखा था और फिर दोबारा पेपर में जाके लिखेंगे तो आपकी ना स्पीड स्लो होगी होती है। तो उसके लिए आप लोगों का ना ये थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी होती है। और दूसरा, अगर आप लोग
अब पूरे पूरे क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे जितने जितने हम क्लास में करते रहे हैं, तो आपको ना सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो आप लोग ना मुझे बुक दिखा दिया कीजिएगा ताकि मैं आपको ना मार्क करा दिया करूंगा कि यार ये 8-10 क्वेश्चन इस टॉपिक के सफिशिएंट होंगे, इसके ये 3-4 ही सफिशिएंट होंगे, ताकि बजाय इसके कि आप आसान आसान क्वेश्चन करके अपना टाइम ज़ाया करते रहे, उनकी इतनी ज़रूरत ना हो। तो फर्स्ट टाइम जब हम कर रहे होते हैं ना, तब हमारी मजबूरी होती है कि स्क्रैच से शुरू करना होता है, पहले आसान क्वेश्चन कराए, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ लेके गए। एटलीस्ट आप लोगों ने ना लेटेस्ट 4-5 अटेम्प्ट रिटन जरूर सॉल्व करनी होती हैं, ठीक है। आई कैप की प्रैक्टिस ही होती है, एक टॉपिक का क्वेश्चन है एक खास पैटर्न पे 3-4 अटेम्प्ट में आता है, फिर उनमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है, फिर 3-4 अटेम्प्ट में आता है। तो इसलिए लेटेस्ट आपने 4-5 अटेम्प्ट किए हो ना, तो काफी हद तक आपको आइडिया हो जाता है कि पेपर में किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई एक आधे का पैटर्न चेंज करे ना, तो बाकी क्वेश्चन फिर भी उसी पैटर्न पे चल रहे होते हैं, तो आपको काफी हेल्प कर जाता है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं करते, खाली पुराने वाले करके चले जाते हैं, तो वो फिर आपको कई दफा प्रॉब्लम ज्यादा करता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी, जो लेटेस्ट 4-5 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस होंगे वो तो रिटन लाजमी कीजिएगा। हाँ, अब टाइम क्योंकि कंस्ट्रेंट होता है, पिछलों को अगर आप समझते हैं कोई मसला है तो थोड़ा सोल्यूशन से देख के हेल्प ले सकते हैं। तो बहरहाल आपको ना जैसे जैसे मैं टॉपिक कराऊंगा, आप मुझे बुक दे दिया कीजिएगा, तो मैं आपको ना उसके क्वेश्चन मार्क करा दूंगा कि यार ये क्वेश्चन आप लोग रिवीजन में करें तो सफिशिएंट हो जाएंगे, बजाय इसके कि किसी के 30 क्वेश्चन कर रहे हो, किसी के 40 कर रहे हो और आपके बाकी सब्जेक्ट इफेक्ट हो जाएं या इसका सिलेबस ना कवर कर पाएं। तो उस वजह से IAS 16 के अंदर आपको मैंने कहा था कि जब भी आप रिवैल्यूएशन की एंट्रीज किया करेंगे तो पहले आपको कैंसिलेशन की एंट्री करनी पड़ा करेगी और उसके बाद फिर आप लोगों को रिवैल्यूएशन की। सरप्लस के आपको मैंने यूजेस बताए थे, क्या क्या यूजेस होते थे, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस को कहां कहां यूटिलाइज किया जा सकता है। जी, उसके अंदर आप लोगों को मैंने कहा था कि अगर सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन पे लॉस आ जाए वो सरप्लस में से माइनस कर सकते हैं। फिर आपको मैंने कहा था एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू एक्सेस डेप्रिसिएशन कुड बी ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। एक्सेस डेप्रिसिएशन की फिगर कैसे निकलती थी? सरप्लस ओवर रिमेनिंग लाइफ। तो इसके अंदर अगर कभी डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन निकालना पड़े तो लॉस ओवर रिमेनिंग लाइफ। अच्छा, उसके बाद आपने कहा था अगर रीवैल्यूड वाला एसेट ही बेच दो तो उसका जो सरप्लस पड़ा होता है वो हम किसको ट्रांसफर कर देते हैं? रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये इसके ना मैंने आपको कुछ यूजेस बताए थे। एक आपने बताया था कि रीवैल्यूड वाले एसेट का अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो वो इसके सरप्लस में से माइनस होता है, ठीक है। हम लोगों ने इंपेयरमेंट लॉस का स्टैंडर्ड पढ़ा था ना, उसमें मैंने रिवैल्यूएशन मॉडल की भी एंट्रियां कराई थी, कॉस्ट मॉडल की भी कराई थी। तो रिवैल्यूएशन मैंने आपको कहा था अगर इस एसेट का पहले सरप्लस पड़ा हो तो सरप्लस में से माइनस, अगर फिर भी लॉस बच जाए तो एक्सपेंस शो करा देना। तो ये 3-4 इसके यूजेस बनते हैं। अब आईकैप ना क्वेश्चन के अंदर इनकी एप्लीकेशंस डालता है, मतलब आपको क्वेश्चन देखना पड़ता है, उसके बाद अगर लगता है इसकी एप्लीकेशन है तो आपको उसको यूज करना पड़ जाता है। तो आप लोगों ने कहा था लेटेस्ट अटेम्प्ट आप लोग रेंज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन कराना तो मैंने लेटेस्ट अटेम्प्ट भी साथ कराया करनी है। तो यानी लेटेस्ट से ही मैं थोड़ा रिवर्स को जाया करूंगा, 2-3 अटेम्प्ट जो हुआ करेंगी। तो अब हम डायरेक्ट जरा 16 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये इतना इस हद तक रिवीजन से गुजारा हो जाएगा या डिटेल में कराऊं? क्योंकि डिटेल में कराऊंगा फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को ना मैं बता दूंगा नेक्स्ट डे मैंने कौन से टॉपिक कराने हैं, वो थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले आओगे ना तो फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने का टाइम ज्यादा मिल जाएगा। अच्छा, लेटेस्ट अटेम्प्ट का जरा क्वेश्चन निकालें, बल्कि पहले ही क्वेश्चन है इसका लेटेस्ट अटेम्प्ट का।
जी क्वेश्चन नंबर 1 लेटेस्ट है फास्ट में। अच्छा देखिएगा, कह रहा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू 4 सिमिलर मशीन्स एक्वायर्ड बाय कोटन लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2022 एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1000 मिलियन। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि 1000 मिलियन की आप लोगों ने 4 मशीनें खरीदी हैं। इसका मतलब 4 मशीनें 1000 की हैं तो एक कितने की होगी? 250 की। कह रहे कंपनी अप्लाई रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स मशीन यूजिंग नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। कह रहा है जो आपकी कंपनी है रिवैल्यूएशन मॉडल यूज किया करती है और नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड यूज करती है। आपका ने कहा था जो मैंने आपको एंट्रियां कराई हैं वो नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ ही कराई हुई हैं। मेरे ख्याल बुक में नहीं होगा ये क्वेश्चन। हाँ ये ऑटम भी थी। अच्छा ग्रुप में कह रहे हैं किया इन्होंने फॉरवर्ड, एंड पे देखें इन्होंने अटेम्प्ट तो नहीं डाली भी, आखिर बिल्कुल आखिर में बुक के नहीं डाली। हाँ बस फिर वो साइट से ही आपको लेना पड़ेगा। अभी अगर इन्होंने ग्रुप में शेयर किया वहाँ से देख लें। जी कह रहे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू 4 सिमिलर मशीन एक्वायर्ड बाय कोटन लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 22 एट अ कॉस्ट ऑफ 1000 मिलियन। CL applied revaluation model for subsequent measurement of its machine using net replacement cost method. Company transfer maximum possible amount from surplus to retained earning on annual basis. The revalued amount of the machine as at 1st January 2023 and 24 were determined at 810 and 896 million respectively. अच्छा अब 2 दफा रिवैल्यू हुई, 1 जनवरी 23 में और 1 जनवरी 24 में, तो 2 दफा आपको कहता है रिवैल्यू किया। अच्छा जनवरी 22 में खरीदा, जनवरी 23 में रिवैल्यू हुआ, जनवरी 24 में रिवैल्यू हुआ। आगे आपको कह रहे हैं कि कंपनी डेप्रिशिएटेड इट्स मशीन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 साल। देयर वाज नो चेंज इन द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन ऑन रिवैल्यूएशन डेट्स। कह रहे लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब 10 के साथ ही चलता रहा। ऑन 31 अगस्त 2024 इस साल क्या हुआ? 1 मशीन वो सोल्ड फॉर 210। आपका टोटल थी कितनी? 4 कहता हूं से 1 बेच दी, इसका 3 अभी भी पड़ी है। अच्छा हम लोगों ने कहा था जब कोई एसेट बेचा जाता है अगर उसका कोई सरप्लस पड़ा हो तो रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर करना पड़ता है। अच्छा अब मुझे ये पता चल गया यार 4 मशीनें थी, 4 में से 1 ड्यूरिंग द ईयर बिक गई थी। एक तरीका क्या है, मैं 3 की वर्किंग अलग कर दूं, 1 की अलग कर दूं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या, पहले 4 की इकट्ठी करूं फिर एंड पे जाकर उसको अलग करना पड़े मुझे। तो जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट देखिए उसने आपसे क्या पूछा हुआ था। कह रहा है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ CL फॉर द ईयर दिसंबर 24। कह रहा है खाली 2024 की एंट्रियां करो, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब 2024 की अगर देखा जाए तो कोई 4-5 एंट्रियां मैक्सिमम बनेंगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो वर्किंग के आपके मार्क्स होते हैं, वर्किंग नहीं शो किया करेंगे तो मार्क्स कट जाते हैं। इस वजह से अगर आप देखें तो वरना 3-4 एंट्रियों के 10 नंबर नहीं बनते, वो एक्चुअली उनकी जो वर्किंग करनी पड़ेंगी साथ उनके नंबर होते हैं, जिसके बाद आपके ओवरऑल इतने मार्क्स बन रहे होते हैं। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, उसके बाद फिर हम लोग आगे इसकी फर्दर कर पाएंगे। हाँ या वर्किंग शुरू में करो क्वेश्चन के या एंड पे करो, ठीक है। तो शुरू में भी कर सकते हैं, मतलब मैं हेडिंग दूं क्वेश्चन नंबर 1, पहले सारी वर्किंग करूं फिर आगे जर्नल बना के एंट्रियां करूं, ठीक है। या पहले एंट्रियों की जगह छोड़ दो, इस तरह नहीं करना कि 2 एंट्रियां की, वर्किंग की, 1 एंट्री की फिर वर्किंग की, वो फिर एग्जामिनर को पेपर मार्क करने में प्रॉब्लम आती। जहां पेपर मार्क करने में प्रॉब्लम आएगी वह नंबर कटते जाएंगे आपके, ठीक है।
और बाकी इंस्ट्रक्शन आप लोग ना इनकी पढ़ा करें, जैसे उसने आपको लिखा होता है ना खाली ब्लैक पेन से सॉल्व करना है, ठीक है, यानी अगर आप इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ें तो उसने आपको लिखा हुआ है आंसर ऑल 9 क्वेश्चंस। अभी तक ना आई कैप 9 क्वेश्चन डालता है, आगे आपको कह रहा है कि आंसर इन ब्लैक पेन ओनली, ठीक है, खाली ब्लैक पेन से लिखना है। और तीसरे में आपको कह रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड इन आंसर स्क्रिप्ट ओनली, कि जो एमसीक्यूज हैं वो क्वेश्चन पेपर पे ना टिक लगा दीजिएगा, वो आंसर शीट पे लिखोगे। अच्छा, आंसर शीट पे स्टूडेंट क्या करते हैं, टाइम जाया करते हैं, पूरा क्वेश्चन कई दफा लिखना शुरू कर देते हैं। आप खाली ऑप्शन लिखा करें कि जी पहले की ऑप्शन ए ठीक, दूसरे की ऑप्शन सी ठीक, ठीक है, वो आप पूरा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत कोई नहीं होती। अच्छा, अब यहां पे उसने कहा ब्लैक पेन से, उसकी वजह यह है कि अब जब आपका पेपर मार्क होने जाता है ना, तो फिजिकली पेपर नहीं जाता पेपर मार्कर के पास। एक्चुअली पहले आई कैप करता क्या था कि आपका जो पहला पेज होता है ना जिस पर आपकी डिटेल वगैरह लिखी होती, वो फाड़ लिया जाता था और आंसर शीट भेज दी जाती थी पेपर मार्कर को, वो मार्क करता था, फिर बाद में वापस वो आपकी शीट अटैच करके और आपके नंबर लगाए जाते थे। तो एक दफ़ा प्रॉब्लम ये हुई थी कि वो जो आइडेंटिफिकेशन है ना कि ये आपका पेपर है, वो मिसप्लेस हो गया था। और दूसरा ये था फिजिकली पेपर, यानी ये इनसाइड इंफॉर्मेशन है कि फिजिकल पेपर मिसप्लेस हो गए थे स्टूडेंट्स के। तो अब वो लाजिम बात है, जब फिजिकल मिसप्लेस हो गया, बाई का अनाउंस भी नहीं कर सकता था, वो फिर अंदाजे से नंबर शंबर लगे बच्चों के। उसके बाद से ना फिर आई कैप ने फिजिकल पेपर भेजना बंद कर दिए। अब वो स्कैन किया जाता है, स्कैन करके सॉफ्ट फॉर्म में पेपर जाता है मार्क होने। तो अगर ब्लैक इंक में लिखा हो ना तो स्कैनिंग प्रॉपर हो जाती है। इसकी वजह से इंस्ट्रक्शन होती है कि ब्लैक पॉइंट पेन से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया करें। तो बाकी जैसे एक अरसा पहले ना आई कैप ने मार्कर का यूज और डिफरेंट कलर के पेन यूज ये उसने खत्म कर दिए हैं। देखिए वो एक अट्रैक्शन हो जाती है ना, मतलब फर्ज करें एक बच्चे ने नॉर्मल एक ही पेन से पूरा पेपर सॉल्व किया, एक ने हेडिंग मार्कर से बना के लिखी, थोड़ा पेपर अट्रैक्टिव हो जाता है। तो इस चीज को डिस्करेज करने के लिए आई कैप ने कहा है कि जी मार्कर वगैरह कोई नहीं यूज होगा, सिंगल एक पेन के साथ आप लोग पेपर वगैरह सॉल्व किया करें। अच्छा, तो बात मैं ये कर रहा था कि अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो पहले इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। अब वर्किंग या तो मैंने आपको बता दिया 3 को अलग कर लो, चौथे को अलग कर लो, या पहले इकट्ठी कर लो, आखिरी साल में उसको जाके अलग कर देंगे। तो इट इज अप टू यू कैसे आप लोग करते हैं। अच्छा, अब देखें पहले 23 में भी रीवैल्यू हो चुका है और अब 24 में हो रहा है। अब एक तरीका ये, जब से खरीदा है तब से मैं सारी कैलकुलेशन शुरू करूं, देखूं पहले सरप्लस था कि लॉस था, क्योंकि अगर सरप्लस था तो उसको भी यूटिलाइज करना है, लॉस है तो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक रिवर्स भी करना पड़ सकता है। तो हम पहले इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। वैसे ही जैसे हम लोग किया करते हैं। जी, तो उसने कहा एसेट उसने कब खरीदा था, 1 जनवरी 22, और जब खरीदा था उस वक्त ये कितने का था, 1000, ठीक है। अब ये मैं चारों की इकट्ठी वर्किंग कर रहा हूं। आप लोगों का ईयर एंड उसने दिया हुआ दिसंबर, इसका मतलब इस डेट का 31 दिसंबर 2022 आया होगा, डेप्रिशिएट किया होगा 1000 को, लाइफ थी इसकी 10 ईयर्स, ठीक है। तो 10 साल के हिसाब से आप इसको करेंगे, स्क्रैप तो नहीं ना दी हुई, नहीं, तो बस फिर 10 पे डिवाइड करेंगे तो दैट इज 100, 900 आ गई कीमत। आपने जनवरी 23 अगले ही दिन रीवैल्यू किया, तो आप मैंने कहा था एक लाइन छोड़ के आप लिख लिया करो रीवैल्यूड अमाउंट। अब क्या रीवैल्यूड अमाउंट उसने आपको दी हुई 810, तो डिक्रीज आ गया 90 रुपए का। पहली दफा रीवैल्यू करो, कीमत में कमी आ जाए, रीवैल्यूएशन लॉस, क्या करेंगे इसको एसओसीआई में एक्सपेंस शो करा देंगे। अब आ गया जी अगला ईयर एंड, 31 दिसंबर 2023,
फिर डेप्रिशिएट करना है। अच्छा, आप लोगों को ना मैंने एक शॉर्टकट बताया हुआ है कि जब एसेट को रीवैल्यू करते हो तो एसेट की कॉस्ट उसकी रीवैल्यूड अमाउंट पे शिफ्ट हो जाती है। तो जो भी प्रीवियस रीवैल्यूड अमाउंट होती है ना, उस वक्त एसेट की वो कॉस्ट शो हो रही होती है। अच्छा, अब यहां पे डेप्रिशिएट करना है। रीवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन का क्या रूल पड़ा था? कि रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट करो। तो रीवैल्यूड अमाउंट तो थी 810 आफ्टर कंसीडरिंग रेजिडुअल वैल्यू, वो है कोई नहीं, ओवर रिमेनिंग लाइफ 90 720। अब आपको निकालनी है डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन। क्या तरीका होगा? हाँ जी, लॉस जो निकला हुआ है डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, कितना आ गया? 10। तो अब आपका लॉस कितना बाकी रह गया? 80। अब वेरी नेक्स्ट डे 1 जनवरी 24 फिर आप लोगों ने रीवैल्यू किया। उसी तरह एक लाइन छोड़ के आप लिख लो रीवैल्यूड अमाउंट। अच्छा, अब वो कितना हो गई? 896। कीमत बढ़ गई तो इंक्रीज इन वैल्यू आ गया। जी, कितना इंक्रीज आया? 176। क्या रूल पड़ा हुआ था कि पहले लॉस है और अब कीमत बढ़ गई? हाँ, पहले हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक का इंक्रीज इनकम, उससे फालतू इंक्रीज सरप्लस। और आपका ने कहा था हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक का इंक्रीज कितना होगा? जितना लॉस बचा होता है ना। तो इसका मतलब 80 को आप अपनी इनकम शो कराओगे, बाकी कितना बचा उसको अपना सरप्लस बना लोगे। अब आगे क्या हुआ? उसने कहा 31 अगस्त को जाके आप लोगों ने एक एसेट बेच डाला, ठीक है। अब इसका मतलब एक मशीनरी बिकने जा रही है ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद वैसे ईयर एंड दिसंबर बनता था ना, लेकिन उसने कहा अगस्त में हमने बिल्डिंग बेची, एक एसेट बेचा। तो आप लोग क्या करें कि उसको अलग कर दें। अब एक तरीका ये, मैं आपको को नहीं यार अभी पहले करके फिर एक ही दफा माइनस कर देंगे। एक तरीका मैं आपको कहूँ यहाँ से यार पहली कोई डिस्पोजल वाला एसेट ही अलग कर दो, ठीक है। यानी दोनों तरीके आपके चल सकते हैं। जब डिस्पोजल वाला एसेट पहली दफा में मैं अलग कर दूंगा तो भी एडजस्टमेंट हो सकती है, या आपको मैं कहूँ नहीं यार पहले अगस्त तक का लेके उसकी बुक वैल्यू निकालो, फिर बुक वैल्यू ट्रांसफर करके उसको एंड करो और बाकी पड़े रहें। तो जैसे आप लोग करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। वर्किंग का कोई फॉर्मेट नहीं होता, शो होनी चाहिए। तो चलें अब मैं इसकी तरतीब से ही चल जाता हूं। तो 31 अगस्त 2024 अच्छा, अब आप लोग करने जा रहे हो डिस्पोजल, ठीक है। अब एक तरीका ही आपको मैं कहूँ यार डिस्पोजल वाले की बुक वैल्यू यहाँ से खत्म कर दो, बुक वैल्यू खत्म करो तो सरप्लस भी खत्म कर दो, फिर उसकी अलग से वर्किंग करो। दूसरा आपको ये तरीका कि मैं आपको नहीं यार इधर ही करो पहले एडजस्टमेंट। अगर आप इधर ही करते हो तो फिर आपको पता है जब डेप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। अब लेकिन अब डेप्रिशिएट क्या सारों एसेट्स को करूं? नहीं, किसी एक को ही करना पड़ेगा ना जो बिक रहा है। तो ये जो 896 थी, ये कितनी एसेट्स की वैल्यू है? अगर इसको मैं डिवाइड बाय 4 कर दूं, एक ही निकल आएगी। अच्छा, अब इसको आपने डेप्रिशिएट करना था रिमेनिंग लाइफ में, ये तो उसकी कॉस्ट निकली है ना। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? 8 साल। चलिए मैं इसको 1/8 कर देता हूं, ठीक हो गया। ये तो डेप्रिसिएशन पूरे साल की निकल आई। क्या पूरा साल डेप्रिशिएट करना है? नहीं, ये तो 8 महीने बनते हैं। 8/12 18.67 18.67
870.33। अब एक्सेस रिएक्शन भी तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसकी मैं थोड़ी सी वर्किंग आपको शो कर देता हूँ। देखिए 96 4 एसिड्स की है, डिवाइड बाय 4 करोगे तो एक एसिड का सरप्लस निकल आएगा। उसका जब आप 1/8 करोगे तो उसके पूरे साल की एक्सेस रिएक्शन आ जाएगी। हमें कितने अरसे की चाहिए थी? 8 माह की। 2। अब सेम डेट पे आपने इसको क्या कर दिया? डिस्पोजल। जब डिस्पोजल किया तो क्या उसकी बुक वैल्यू आपके पास ही पड़ी रही? नहीं। तो जब बुक वैल्यू खत्म होगी तो क्या सरप्लस आपके पास पड़ा रहे? नहीं। तो फिर डिस्पोजल की भी तो करनी पड़ेगी वर्किंग, ठीक है। अब देखें इसकी बुक वैल्यू ये बन रही थी ना आपकी 896/4, ठीक है। ये बुक वैल्यू आपकी कब निकली थी? साल के शुरू की। और इस साल इसको मजीद कितना डेप्रिशिएट किया? 18.67। तो अब इस बुक वैल्यू में उसकी कितनी कीमत एग्जिस्ट कर रही होगी? ये माइनस करके आ जाएगी 205.33। ठीक हो गया? आपका ने कहा था इसका दूसरा तरीका पता है क्या था? इधर मैं पहली कोई आपको मैं कहता यार कितने एसिड की ये वैल्यू है? 4 की, इसमें से एक निकाल दो। तो जरा डिवाइड करके 4 पे देखें क्या वैल्यू बनती है। 454। कितना? 224। इसमें से माइनस करें 224 का, वही वैल्यू आती, ठीक है। तो इसलिए आपका ने कहा था वो आपकी अपनी मर्जी, चाहे डे 1 से उसको अलग कर दो चाहे डिस्पोजल की डेट पे जाके उसको अलग कर दो, ठीक है, यानी उस साल के शुरू में, या डिस्पोजल वाली तारीख पे जाके कर दो। अच्छा, अब जब मैंने ये अलग किया तो उसका सरप्लस भी तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आप लोगों ने मुझे कहा था ये जो 96 सरप्लस है ये 4 व्हीकल का है, 4 मशीनरीज का है, उसमें से इसका सरप्लस कितना और यूज हो गया था? 2, इसमें 2 माइनस कर लो तो देखो बाकी कितना बचा हुआ है। वो 22 भी माइनस कर दें तो अब ये कितना रह जाएगा? 72। देखिए ना 96 कितनी गाड़ियों का, कितनी मशीनरीज का सरप्लस था आपके पास, अब 3 का बचना चाहिए। तो इसका जरा 3/4 देखें क्या बनता है। वही आती है वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए आपने ने कहा था पेपर में जो वर्किंग ज़हन में आ जाए ना कर दीजिएगा। जरूरी नहीं होता कि जैसे मैंने कराया आपके ज़हन में इसी ही वर्किंग आई हो, या आज मैंने इस तरह कर दिया 2-4 दिन बाद कराया मैं दूसरी वर्किंग कोई कर रहा हूं, तो बस वर्किंग शो होनी चाहिए। अब इसका मतलब इस अमाउंट में से जो आप एसेट बेच चुके हो वो भी निकल गया और इधर से उसका सरप्लस भी निकल गया। अब ये बाकी एसेट्स पड़े हैं, क्या उसके बाद आपने कोई नया खरीदा या बेचा? नहीं। तो अब आपका ईयर एंड तो आएगा ना, 31 दिसंबर 24 डेप्रिशिएट करोगे आप 672 को 8 साल में 84 माइनस कर लें 588, 72 डिवाइडेड बाय 8 9, बाकी रह गया 83 नहीं 63।
ठीक है, ये अभी तक हमने इसकी वर्किंग की है। एंट्री उसने सिर्फ किस साल की मांगी है? तो बस 24 की एंट्री में करनी है। तो 24 का काम आपका यहां से शुरू हुआ है, रीवैल्यूएशन से। तो जब भी रीवैल्यू करते हैं पहले किस चीज की एंट्री डलती? कैंसिलेशन की। इसका मतलब जब मैं एंट्रीज करूंगा, फर्स्ट जनवरी 2024। अच्छा, जब एंट्रीज वगैरह करते हैं ना तो जर्नल का फॉर्मेट बना के किया करें। बेशक रूलर से ना भी लाइनें लगाएं, हाथ से थोड़ी लगा लें, थोड़ा कोशिश किया करें प्रॉपर जर्नल के अंदर उसको प्रेजेंट करें। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज के अंदर आप 1 जनवरी को आपने एंट्री करनी, पहले आपने किस चीज़ की एंट्री करनी पड़ेगी? कैंसिलेशन की। देखें, पिछली दफ़ा जब रीवैल्यू हुआ था तो ये पुरानी डेप्रिसिएशन कैंसिल हो चुकी थी, उसके बाद तो फिर अभी यही 90 रुपये लिए, तो इसी को कैंसिल करना पड़ेगा। तो एंट्री आपकी क्या बनेगी? एक्यूमुलेटेड डेफिसिट डेबिट और मशीन क्रेडिट 90 मिलियन। अब क्या रिजल्ट निकला था जब आपने रीवैल्यू किया था? कीमत बढ़ गई थी। जब कीमत बढ़ी तो आपने मुझे कहा 80 को इनकम और 96 को सरप्लस शो कराना है। एसेट की कीमत बढ़ी तो मशीनरी डेबिट 176 है। रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस 80 और रीवैल्यूएशन सरप्लस 96। नेक्स्ट, इकतीस अगस्त डेप्रिसिएशन ली। 31 अगस्त 2024 डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18.67। फिर एक्सेस डेप्रिसिएशन भी तो आई थी, उसकी एंट्री क्या होती है? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। दो ठीक हो गया। ये हमने डेप्रिसिएशन की एंट्रियां कर दी। अब डिस्पोजल भी तो किया, तो डिस्पोजल की भी एंट्री डालनी पड़ेगी। सॉरी, 31 नहीं थी, क्या डेट थी इसकी? 31 अगस्त थी। जब डिस्पोजल करते हैं तो उस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म करने के लिए डेबिट कर देते हैं ना, और एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं, और जितने में बेचा होता है उतने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है और बाकी गेन या लॉस निकल आएगा। ठीक है, अब जरा यहां पे देखें, जो आपने एसेट बेचा उसकी बुक वैल्यू क्या थी? 205। 205 वाला एसेट देखिए कितने में बेचा था? 200। गेन हुआ होगा, लॉस गेन हुआ होगा।
ठीक है, यहां से बैलेंसिंग फिगर भी मैं निकालूंगा ना तो गेन निकल आएगा। अच्छा, आप लोगों ने मुझे कहा था कि जब एसेट रीवैल्यू हो तो उसकी कॉस्ट उसकी रीवैल्यूड अमाउंट बन जाती है। जिस दिन मैंने बेचा इससे पहले ये एसेट रीवैल्यू हो चुका था। जब रीवैल्यू हुआ था तो इसकी रीवैल्यूड अमाउंट टोटल क्या निकली थी? तो ये कितने एसेट्स की थी? तो डिवाइडेड बाय 4। ये अभी रीवैल्यू जो कहाँ किया था हमने? अच्छा ये है, सॉरी 896। तो 896 को डिवाइड बाय 4 करें। इसका मतलब जब आपने एसेट बेचा ना उसकी कॉस्ट 224 थी। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन आपने अभी कितनी इसकी चार्ज की थी? तो 18.67 से डेबिट हो जाएगा। आपने कहा बेचा कितने में? 210 में। तो एसोसिएट देखें कितना आया? 4.33। अच्छा 4.6। तो वैसे भी आप देखें आपके एसेट की बुक वैल्यू क्या थी? 205.33 और 210 में बेचा था तो क्या निकलता था? यही आता था 4.67। ठीक है, अभी तो मैंने इसको डाल दी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, लेकिन वैसे मुझे पता चल गया था कि यार 205 वाले एसेट 210 में बेच रहे हैं तो गेन ही हुआ है। अब आपने कहा था जब कोई एसेट बेचते हैं तो उसका जितना भी सरप्लस पड़ा होता है वो कहां चला जाता है? रिटेन्ड अर्निंग में। तो फिर उसकी एंट्री भी तो डालनी चाहिए इसी तारीख पे। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो उसका आपने भी सरप्लस कितना निकाला था? 22। तो ये 22 वो ट्रांसफर हो गया। अब आपका आ गया ईयर एंड 31 दिसंबर 24। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितना? 84। और फिर आपने कहा था जो एक्सेस डेप्रिसिएशन निकलेगी उसकी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। और ये आपका आ गया था 9। तो आपने कहा था जब भी रीवैल्यूएशन आ जाए चाहे एंट्रियां हो चाहे डिस्क्लोजर हो, ये वर्किंग कर लिया करें, क्वेश्चन आराम से हो जाता है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब इसके अंदर उसने क्या कर लिया कि 4 एसेट की इकट्ठी वैल्यू दे दी थी। इससे पहले हम जब करते थे ना तो आमतौर पे अलग अलग एसेट ही होता है, वही एसेट बेच दिया। तो अब यहाँ पर उसने क्या किया, कुछ पड़े रह गए, कुछ बेच दिया। तो फिर जो बेच दिया उसी को एक्सक्लूड कीजिएगा, बाकियों को रहने दीजिएगा और उनको उसी तरह डेप्रिशिएट करते रहें जैसे आप करते होते हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि जब कोई एसेट बिकेगा अगर उसका कोई सरप्लस पड़ा हुआ तो रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर होगा। उसने वो कॉन्सेप्ट भी चेक किया कि आप ट्रांसफर करते हो कि नहीं करते। तो छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन उसने दरमियान में से चीजें चेक की। फिर इसमें आपका ये कॉन्सेप्ट भी चेक हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि जब एसेट रीवैल्यू हो जाता है तो फिर उसकी कॉस्ट उसकी रीवैल्यूड अमाउंट के बराबर आ जाया करती है।
अच्छा, अब जरा निकालिएगा क्वेश्चन ये है स्प्रिंग 25 क्वेश्चन 9। अच्छा, ये IS 16 और 36 उसने मिक्स किया हुआ है। स्प्रिंग 25 क्वेश्चन नंबर 9। अब ये डिस्क्लोजर का क्वेश्चन, तो पहले दो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी। कह रहा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन टू केल्विन क्लीन लिमिटेड। नंबर 1, फैक्ट्री बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ 125 मिलियन विद यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। जी, कह रहे आपने बिल्डिंग एक्वायर की थी 125 मिलियन की और लाइफ इसकी 10 साल थी। द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग ऑन 31 दिसंबर 2022 यानी 2 साल के बाद, और फिर 2024 उससे अगले 2 साल के बाद वॉज 110 और 70 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब ये उसने आपको डेटा दिया बिल्डिंग का। अगले पे आते हैं पॉइंट पे। कह रहे 2 सिमिलर मशीन कॉस्टिंग 100 ईच वॉज एक्वायर्ड ऑन जनवरी 2023। अब मशीनरी की बात शुरू हो गई। कह रहे while a third machine costing 40 million was acquired on October 2024. In December 24, all machines were damaged in an accident are currently operating at less than 100% capacity. एसेट का डैमेज हो जाना किस चीज की इंडिकेशन होती? इंपेयरमेंट का, क्योंकि उसने कहा ना कि लेस देन 100% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही, तो बेची तो नहीं है ना आपने, इसका मतलब इसकी इंपेयरमेंट का टेस्ट होना चाहिए। कह रहा कंपनी प्लान टू रिपेयर देम इन द कमिंग मंथ। कह रहा हम इसको रिपेयर कराएंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर पोटेंशियल इंपेयरमेंट टेस्टिंग। अब उन तीनों मशीनरी का डेटा दे रहा है। मसलन क्या मशीनरी 1 की देखें, कह रहे कि वैल्यू इन यूज इन करंट कंडीशन। अच्छा, क्या कह रहे हैं? अगले कुछ महीनों में रिपेयर कराएंगे। आज जो कैरिंग अमाउंट है वो रिपेयर हो चुकी है कि है कि नहीं? नहीं। तो आपको मैंने कहा था जिस हालत में एसेट पड़ा हो उसी हालत की रिकवरेबल अमाउंट चाहिए होती है। तो अब आप मुझे बताएं कि वैल्यू इन यूज इन करंट कंडीशन लें या इन रिपेयर्ड कंडीशन लें? करंट तो 60 है। और नीचे देखें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, करंट की लें कि रिपेयर्ड की लें? करंट की, वो 55 है। रिकवरेबल अमाउंट क्या बनेगी? हायर ऑफ लेते हैं ना, तो 60 और 55 विच एवर इज हायर? 60। तो इसकी रिकवरेबल अमाउंट है 60। हम उसको उसकी कैरिंग अमाउंट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर लॉस निकल आया तो रिकॉर्ड कर देंगे। क्या जरूरी होता है इंपेयरमेंट का टेस्ट करें लाजमी लॉस निकले? नहीं, कई दफा नहीं भी निकलता। अच्छा, इससे उसने बाकी 2 मशीनरीज का भी डेटा दिए। नंबर 3 कह रहे कि 20 सिमिलर व्हीकल। अच्छा, पहला बिल्डिंग थी, अगली मशीनरीज थी, अब आगे नेक्स्ट चीज व्हीकल्स। कह रहे 20 सिमिलर व्हीकल कॉस्टिंग 5 मिलियन ईच वर रिक्वायर्ड ऑन जनवरी 2022। ऑन 30 जून 2024 कंपनी डिस्पोज 2 व्हीकल टू एन एम्प्लॉई एट 70% ऑफ देयर ओरिजिनल कॉस्ट। कह रहे 2 बेच दी तो 18 आपके पास ही पड़ी है। अब अदर इंफॉर्मेशन कह रहे कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज मेजर्ड यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल। कह रहे बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन, बाकी दोनों के लिए कॉस्ट मॉडल चलाना। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल एसेट यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और कह रहे एट 20% पर एनम एक्सेप्ट फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स लाइफ यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, उसको कह रहे उसकी लाइफ के दौरान स्ट्रेट लाइन में करना। लाइफ उसने बताई हुई थी, अच्छा ऊपर ही बताई हुई थी 10 साल।
आगे आपको कह रहा है कि कंपनी अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन यूजिंग नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड एंड ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस रिक्वायर्ड प्रिपेयर नोट्स ऑन प्रॉपर्टी प्लांट, डिस्क्लोजर बनाने को कह रहा है, ठीक है। इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिव फिगर एंड टोटल कॉलम आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी 16 नंबर का उसने क्वेश्चन दिया है आपको। मैंने कहा था जब भी IAS 16 या 38 के डिस्क्लोजर का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले उसका फॉर्मेट बना लेना है, उसके बाद आगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में इंपेयरमेंट का जिक्र आ गया, क्या उसने पुरानी इंपेयरमेंट दी हुई थी? नहीं। आपको मैंने कहा था अगर पुरानी भी दी होती ना तो मैं आपको कहता जैसे डेप्शन का कॉलम बनाते हैं ना, ओपनिंग चार्ज फॉर द ईयर डिस्पोजल, इसी तरह इसका भी बना लिया करो। अब एक लाइन ही है तो फॉर द ईयर डेप्शन के साथ उसको मेंशन कर देंगे। तो अब पहले हम इसका लेआउट ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अब वो जगह कम है, वैसे तो ऊपर हेडिंग देते हैं कंपनी का नाम, नोट्स अकाउंट्स फॉर द ईयर, ठीक है। अब मैं सीधा शुरू करने लगा हूँ। फर्स्ट कर लेते हैं जी, इसका नोट नंबर है 10, नाम आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। पेपर में पूरा लिखना है, अभी तो मैं PPE लिख दिया। अच्छा, अब आपके पास कौन कौन से एसेट्स थे? बिल्डिंग, मशीनरी और व्हीकल्स। वैल्यूज आपको दी हुई मिलियंस में। अब सबसे पहले हम लिखते थे कॉस्ट एट द beginning, addition, disposal, ठीक है, कैंसिलेशन, उसके बाद रीवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट और फिर एट द एंड। फिर डेप्रिसिएशन एट द बिग, अच्छा डेप्रिसिएशन ऑफ अमाउंट, इम्पेयरमेंट भी था ना, एंड इम्पेयरमेंट losses at the beginning, charge for the year, disposal, cancellation और फिर at the end। Net book value at the end, net book value at the beginning
डेप्रिसिएशन रेट या यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड और फिर मॉडल। ठीक है, अब जैसे इसका मैंने नोट रख दिया था, नोट नंबर 10, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सब नोट्स, वो जो रिवैल्यूएशन के एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर थे, ठीक है, जैसे 10 है तो 10.1, 10.2 इस तरह करके। अब मेरे पास क्योंकि वर्किंग के लिए जगह कम है तो मैं वो भी नहीं बना रहा, आप बेशक नीचे 7-8 लाइनें छोड़ लीजिएगा ताकि उसके अंदर आप वो शो कर पाएँ। फिर आपने कहा था एक एक एसेट पकड़ा करें, उसकी वर्किंग पहले कर लिया करें, उसको पोस्ट किया करें। अब सबसे पहले उसने आपको किसका डेटा दिया था? बिल्डिंग का। जी, कब बिल्डिंग खरीदी? तो 1 जनवरी 21, कितने में? 125। अच्छा, 31 दिसंबर 21 आया होगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको किया होगा डेप्रिशिएट, 125 को 10 साल में 12.5, बाकी आ गया होगा 112.5। 31 दिसंबर 22, फिर 12.5, माइनस किया तो 100। अच्छा, अब उसने दिसंबर 22 को रीवैल्यू किया, उसी तरह एक लाइन छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट कितना निकल आई? 110। तो 10 से रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। उसका दिसंबर 24 में कर रहा है, तो उससे पहले 31 दिसंबर 23 आया होगा। कितनी अमाउंट कितने से में डेप्रिशिएट होगी? रीवैल्यूड अमाउंट रिमेनिंग लाइन। अच्छा सॉरी, हाँ 8 साल। 13.75 96.25। अच्छा, अब उधर एक्सेस डेप्रिसिएशन भी तो आई 1.25, तो बाकी रह गया 8.75। अब आ गया 31 दिसंबर 24, फिर सेम डेप्रिसिएशन 13.75, इधर 1.25, 82.5, 7.5। अच्छा, इस डेट पे आप फिर रीवैल्यू कर रहे हो, उसी तरह एक लाइन छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट अब कितना हो गई? 70। तो डिक्रीज इन वैल्यू आ गया कितना? क्या रूल पड़ा था? पहले सरप्लस के गेन सेट ऑफ करेंगे तो इधर तो मैक्सिमम कितना सेट ऑफ हो जाएगा, बाकी कितना बचा उसको अपना एक्सपेंस शो करा देंगे।
आपको मैंने कहा था जब एसेट रीवैल्यू हो चुका हो तो उसकी कॉस्ट उसकी रीवैल्यूड अमाउंट हो चुकी होती है, ठीक है, यानी रीवैल्यूड अमाउंट उसकी कॉस्ट बन जाती है ना। तो एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने बनाना है 24 का, तो 24 को ओपनिंग चाहिए, तो 24 से पहले दिसंबर में ये रीवैल्यू हो चुकी थी। इसका मतलब अगर आपसे मैं पूछूं ना यार 24 में इस एसेट की कॉस्ट क्या थी, तो 110, ठीक है, 125 नहीं। तो बैलेंस एट द बिगनिंग, ना कोई एडिशन ना डिस्पोजल। अच्छा, 22 में रीवैल्यू हुआ था, तो 22 तक की सारी डेप्रिसिएशन कैंसिल होगी थी, 23 में फिर डेप्रिशिएट हुआ, क्या 23 में रीवैल्यू किया, तो इसका वो तो बैलेंस बचा होगा ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 13 ठीक है, यानी ये जब रीवैल्यू किया ना तो ये दोनों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोज हो गई थी, लेकिन उसके बाद आपने ये तो डेप्रिसिएशन ली, ये तो क्लोज नहीं ना हुई, तो ये मैंने ब्रॉड डाउन में लिखा। आपने रीवैल्यू साल के पहले दिन किया आखिरी दिन, तो फिर उसका डेप्रिसिएशन तो लेनी पड़ेगी ना, तो चार्ज फॉर द ईयर 13.75। अब आप करने जा रहे हो रीवैल्यू, तो कैंसिलेशन की एंट्री डलेगी, कितने से डलेगी, इन दोनों का सम 27.5, इधर भी 27.5, इधर भी आ जाएगा 27.5, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आपने रीवैल्यू किया क्या एडजस्टमेंट निकली, डिक्रीज आ गया, कितने का 12.5, ठीक है। अब जरा देखें क्लोजिंग कॉस्ट क्या आ रही, 70, और ये क्लोजिंग क्या आ रहा है 0। नेट बुक वैल्यू एट द एंड 70, ठीक है, नेट बुक वैल्यू एट द बिगनिंग 96.25, लाइफ 10 years मेथड, स्ट्रेट लाइन मॉडल, रिवैल्यूएशन, ठीक है। पिछली कुछ अटेम्प्ट से आईकैप क्या कर रहा है, दरमियान की कोई चीज पूछता है। जैसे आपने देखा पिछला क्वेश्चन एंट्रियां आखिरी साल की पूछी, उससे पहले रीवैल्यू हो चुकी हुई थी, इधर भी उसने वही किया, 2021 से चलता आ रहा है, कहता जी खाली 24 का बनाओ, तो जो पहले रीवैल्यू हुए उनको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। तो अक्सर गलती स्टूडेंट क्या करते हैं 125 ही इधर लिख देते हैं, वो लिखा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो जब आप एसेट रीवैल्यू कर चुके होते हैं तो एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट ही इनफैक्ट उसकी कॉस्ट बन चुकी होती है। अच्छा, ये तो हमने पहले एसेट को कंप्लीट कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मशीनरीज के ऊपर। अच्छा, उसने कहा था 2 मशीनरी इकट्ठी खरीदी, तीसरी बाद में खरीदी, बाद में तीनों डैमेज हो गई, लेकिन इंपेयरमेंट उसने आपको रिकवर अमाउंट सबकी अलग अलग बताई है ना, तो फिर हम लोग बुक वैल्यूज भी अलग अलग निकाल लेते हैं ताकि काम आसान रहे। तो मशीनरी की नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है। एंड पे एक टोटल का कॉलम बना लेते हैं जिसमें डेप्सन का टोटल लिख लेंगे, क्योंकि तो डेप्सन लिखनी होगी ना आप लोगों ने। जी, कह रहे 1 जनवरी 23, कह रहे 2 सिमिलर मशीनरीज कॉस्टिंग 100 ईच वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2023। तो 100 मिलियन इन दोनों की कॉस्ट। कह रहे कि वाइल थर्ड मशीनरी एक्वायर्ड ऑन अक्टूबर 24, अब अक्टूबर 24 से पहले 31 दिसंबर भी तो आया होगा,
तो डेप्रिशिएट भी किया होगा। उसने क्या कहा था 15% लेकिन रिटर्न डाउन, तो 15% 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 85। ठीक है, इसमें टोटल डिप्शन आप कितनी ले चुके हुए हो 30। उसके बाद कह रहे अक्टूबर 1 अक्टूबर 24 आपने कोर एसेट खरीद लिया, कितने का खरीदा, उसको मशीनरी 3 में लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो आपने नया एसेट खरीदा एडिशन। कह रहे इन दिसंबर 24 ऑल मशीनरीज वर डैमेज। अब दिसंबर 24 में कह रहे हैं तो अज्यूम हम कर लेते हैं एनडी था शायद, तो डेप्रिशिएट करना पड़ेगा जी। अब इस वैल्यू पे ले रहे हैं ना 12.75, इसकी भी आगे 12.75। अच्छा, इस पे कितने अरसे की लेनी पड़ेगी, 3 महीने की, कितना आ जाएगी 1.5। अच्छा, माइनस कर लें 72.25 72.25 38.5, इन तीनों डेप्शन का टोटल कर लें 42। अच्छा सॉरी 27। अच्छा जी, अब कह रहे हैं कि डैमेज होने की वजह से इंडिकेशन मिली कि इनकी इंपेयरमेंट का टेस्ट होना चाहिए, तो ये तो इनकी कैरिंग अमाउंट्स आ गई ना। अब इसको हमने कंपेयर करने किसके साथ, रिकवरेबल अमाउंट के साथ। ठीक है, अभी तो चलिए मैं सिर्फ वर्किंग में मेंशन करता हूँ, वर्किंग 3 रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, मशीनरी 1 की, 2 की और 3 की। तो आपने कहा था ये होगी हायर ऑफ क्या, चलिए वैल्यू इन यूज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अच्छा, अब मशीनरी 1 की फेयर वैल्यू इन यूज, इसकी 60, इसकी 75, इसकी 35, इसकी है जी 55, 73 और 30 जी। तो इसकी कौन सी होगी 60, इसकी, इसकी, तो ये हम इधर लिख लेते हैं 60, 75, 35। ठीक है, अब हम निकालते हैं इनका इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, इसकी कैरिंग अमाउंट एक्सेस है ना, कितने से, तो ये इसका इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। इसकी तो रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, क्या इसका लॉस बनता है, नहीं। इसका 3.5 टोटल कर लेंगे तो 15.75 लॉस बनेगा। ठीक हो गया। अब इन वैल्यूज को पोस्ट करते हैं। हमें बैलेंस चाहिए ओपनिंग जनवरी 24 का। जनवरी 24 को 2 मशीनरियां पड़ी थी, इनकी कॉस्ट क्या थी
200। इसका शुरू में आपका जो पड़े उनकी कॉस्ट है 200। इस साल एडिशन हुआ कितने का? 40 का। क्या डिस्पोजल हुआ? नहीं। जब रीवैल्यू नहीं करते तो ना कैंसिलेशन ना रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, ठीक हो गया। तो क्लोजिंग कॉस्ट कितनी है? तो अगर आप देखो तो ये 3 मशीनरियां पड़ी है ना, 100, 140, 240 ही बनती। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी 24 से पहले 30 डेप्रिशिएट हुई भी थी, तो एट द बिगनिंग 30। चार्ज फॉर द ईयर, इस साल की डेप्रिसिएशन आपकी कितना बनी? 27। इस साल का लॉस कितना बना? 15.75। डिस्पोजल हुआ कोई नहीं, कैंसिलेशन भी कोई नहीं, ऐड कर ले 72.75। 240 माइनस 72.75 167.25 1। 67.25 अच्छा, अब 200 माइनस 30 170। रेट था इसका 15%, 15। और रिटर्न डाउन वैल्यू और मॉडल था कॉस्ट। अब तीसरा एसेट कह रहे, तीसरा है व्हीकल। कह रहे 20 व्हीकल खरीदी थी 5-5 मिलियन के हिसाब से 2022 में, और 30 जून को इनमें से 2 बेच दी थी। इसका 18 आपके पास ही पड़ी हुई है, तो 18 की वर्किंग अलग कर लेते हैं, 2 को अलग कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने किया था ना, फिर मुझे डिस्पोजल के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, फिर लंबा काम हो जाएगा आपके लिए। तो हम 18 की अलग, 2 की अलग वर्किंग कर लेते हैं। ये वर्किंग होगी ना? बस यही करना। आप चेक करें। अब वर्किंग नंबर 3, ठीक है। तो 18 को हम अलग कर लेते हैं और 2 को अलग कर लेते हैं। जी, अब उसने कहा था 5 मिलियन ईच प्राइस है, 1 जनवरी 2022 को खरीदा है। तो 18 की 5 के हिसाब से 90 और 2 की 10। अच्छा, हमारा ईयर एंड था 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर 22 डेप्रीशिएट करेंगे 15%, तो इसका 15% 13.5, इसका आ जाएगा 1.5, टोटल बन जाएगी 15 रुपये। अच्छा, माइनस करके ये आ गया आपका 76.5, 8.5। 31 दिसंबर 23 फिर डेप्रीशिएट आप करोगे, बेचे हमने 24 में ना, तो अब इसका 15% है 5। अच्छा, 1.3 माइनस कर लेंगे तो 64 नहीं 65। अब ये आ गया 7.2, टोटल डेप्रिसिएशन बन गई 12.9।
8 30 जून। अब एसेट बेचे 2, इनको 6 महीने के लिए डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। देखिए 6 महीने की डेप्रिशिएशन 0.5, तो ये रह गया 6 जी। तो हम लोगों ने इस पे पूरे साल की डेप्रिशिएशन ले ली, ठीक है। अब ये पिछले पे डेप्रिशिएशन ली हुई थी, ये जो डिस्पोजल वाले पे, तो टोटली साल की डेप्रिशिएशन बन गई 10.25। अच्छा, अब 2024 का बना रहे हैं, तो 23 को जो आपके पास एसेट्स पड़े उनकी कॉस्ट कितना थी? 100। एडिशन कोई हुआ इस साल? नहीं। डिस्पोजल हुआ है। कितनी कॉस्ट थी जो एसेट बेचे हैं? 10। रीवैल्यू वगैरह तो हुआ कोई नहीं था, तो इसको ना एंड पे जो एसेट पड़े उनकी कॉस्ट कितना होगी? 90। नाउ डेप्रिसिएशन एट द बिगनिंग, देखें साल के शुरू में 15 ये डेप्रिसिएशन ली हुई थी और 12.8 ये, तो टोटल कितना हो गए? 27.8। ठीक है, तो मैं इसकी वर्किंग शो कर देता हूँ। 15 22 वाली और 12.8 23 वाली। अच्छा, चार्ज फॉर द ईयर, तो इस साल की कितना बनी? 10.25। डिस्पोजल, हाँ डिस्पोजल तो हुआ है। हमने कहा था जब डिस्पोजल होगा उसकी सारी डेप्रिसिएशन डिस्पोजल को जाएगी, तो 1 2 3, तो कितना आ गई? 3.3। कैंसिलेशन तो है कोई नहीं, तो देखें एंड पे क्या बचा? 84.7। अच्छा, अब एंड पे जो आपकी बुक वैल्यू बची वो आ गई 55.25, और शुरू में जो थी 100 माइनस 27.8। रेट 15%, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और मॉडल था कॉस्ट। ठीक है, अब इसके एडिशनल डिस्क्लोजर आपके क्या बनने थे? वो जो रीवैल्यूएशन के बनने थे ना, कि किस डेट पे रीवैल्यू किया गया, ठीक है, उसकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट आप लोगों ने बतानी थी, और साथ ये बताना था कि मूवमेंट ऑफ सरप्लस। ठीक है, तो वो वर्किंग क्योंकि रेस मैंने कर ली हुई है, तो यहाँ पे आप लोगों ने वो इसके डिस्क्लोजर एक्स्ट्रा बनाने थे। ठीक हो गया? तो चलिए, आज तो 23 वाले का टाइम नहीं मिला, तो कल एक तो इंशाल्लाह 23। अच्छा, उसके बाद ना IAS 38, ठीक है। अब वो आपके पेपर में तो नहीं, लेकिन वो FR2 वाले क्वेश्चन आपके उसने बुक में डाले हुए हैं, उसका मैं देख लूंगा, लेटेस्ट में उसका आया होगा तो वो भी हम कर लेंगे। IAS 38, SIC 32 और IAS 40, ठीक है। यानी ये 3-4 टॉपिक हम कोशिश करेंगे कि कल रैप अप कर लें। IAS 38, SIC 32, IAS 40, और इसका 23 रह गया, वो एक आधा क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे साथ। ठीक है, इन चैप्टर्स को ना थोड़ा सा ओवरव्यू लेके आ जाइएगा, ताकि फिर हम लोग ना जब क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम्स वगैरह इतनी ना आए। ठीक, थैंक यू जी।